हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण 3 नवंबर 2020 को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि घर खरीदार रेरा के बावजूद जा सकते हैं उपभोक्ता अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, परेशान ग्राहकों को राहत। दूसरी न्यूज़ है चीन को चुनौती देने के लिए आज से बड़ा नौसैनिक अभ्यास। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। बिल्डर परियोजनाओं में देरी या समय पर कब्जा नहीं मिलने से परेशान घर खरीदार यानी होम बायर्स को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में सोमवार को कहा कि 2016 के रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा के बावजूद होम बायर्स अपनी शिकायतों के लिए उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसमें कब्जा मिलने में देरी के लिए ऐसी कंपनियों से मुआवजा और रिफंड हासिल करना शामिल है। जस्टिस यू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने अपने 45 पेज के फैसले में रियल एस्टेट कंपनी मेंबर्स इंपीरियर स्ट्रक्चर लिमिटेड की इस दलील को खारिज कर दिया कि रेरा लागू होने के बाद निर्माण और पूर्णता से संबंधित सभी सवालों का इस कानून के तहत निपटारा करना होगा और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC को उपभोक्ताओं की शिकायत पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। रेरा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का जिक्र करते हुए पीठ ने विभिन्न फैसलों का हवाला दिया और कहा, यदि NCDRC के समक्ष कार्यवाही न्यायिक है, फिर भी दीवानी प्रक्रिया सहित के प्रावधानों के तहत आयोग दीवानी अदालत नहीं है। पीठ ने कहा कि रेरा कानून की धारा 79 किसी भी तरह उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के तहत आयोग या फोरम को किसी शिकायत की सुनवाई करने से प्रतिबंधित नहीं करती। नेक्स्ट है चीन को चुनौती देने के लिए आज से बड़ा नौसैनिक अभ्यास। भारत और अमेरिका समेत दुनिया के 4 प्रमुख लोकतांत्रिक देश मंगलवार से हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास करेंगे। चीन के साथ भारत के तनाव वाले संबंधों के बीच हो रहे इस सैन्य अभ्यास के खास मायने हैं। चीन की आपत्ति को दरकिनार करते हुए इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह हर परिस्थिति में भारत के साथ है। क्वाड के सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में 2 बातें समान हैं। ये सभी लोकतांत्रिक देश हैं और ये सब चीन की विस्तारवादी नीति के विरोधी हैं। शायद इसलिए इन देशों ने वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास के लिए इस बार चीन के नज़दीकी का हिंद महासागर चुना है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक माधवल ने बताया कि नवंबर 2020 का यह 24वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2 चरणों का होगा। पहले चरण में भारतीय नौसेना, अमेरिका नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना विशाखापट्टनम के नज़दीक बंगाल की खाड़ी में अभ्यास करेंगी। यह चरण 3 नवंबर से 6 नवंबर तक चलेगा। दूसरे चरण में नवंबर के मध्य में अरब सागर में नौसेना अभ्यास होगा। मालाबार वार्षिक नौसैनिक अभ्यास 1992 में भारत और अमेरिका की सहभागिता से शुरू हुआ था। 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ। इस बार के अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है। इनका उद्देश्य हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में कानून व्यवस्था और स्वतंत्र आवागमन बनाए रखना है। तो ये नेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि आज मतपेटी में कैद होगी ट्रंप और बिडेन का भविष्य। कोरोना के खौफ के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान होगा। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मौजूदा राष्ट्रपति हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन के बीच कड़ी टक्कर है। प्रचार के दौरान दोनों उम्मीदवारों ने न केवल एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला, बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों को निकम्मा, भ्रष्ट और घटिया कहने से भी गुरेज नहीं किया। ट्रंप और बिडेन ने चीन, कोरोना वायरस और रोजगार को लेकर एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार के चुनाव में जहां भारत और भारतवंशी मतदाता बड़ा मुद्दा बनकर उभरे हैं, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतवंशी कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि अगला राहत पैकेज सर्विस सेक्टर को, ट्रैवल, टूरिज्म, नागरिक उड्डयन और हॉस्पिटैलिटी पर होगा विशेष फोकस। दूसरी न्यूज़ है MSME को विशेष कर्ज की अवधि 1 महीने बढ़ी। तीसरी न्यूज़ है अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने तोड़ा 13 वर्षों का रिकॉर्ड।
पहली न्यूज से शुरू करते हैं। लगातार 2 महीने से मैन्युफैक्चरिंग एवं औद्योगिक उत्पादन के कुछ सेक्टर में तेजी के बाद अब सरकार अब सर्विस सेक्टर को पटरी पर लाने में पूरी तरह से जुट गई है। इसका मकसद इकोनॉमी को पूरी तरह से रफ्तार देना है। देश के ग्रॉस वेन्यू एडेड यानी जीवीए में सर्विस सेक्टर का योगदान 55.39% है। वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक अगले राहत पैकेज में सर्विस सेक्टर का खास ख्याल रखा जाएगा। इसमें मुख्य रूप से ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी व नागरिक उड्डयन जैसे सेक्टर शामिल हैं। ये सभी सेक्टर रोजगार परक हैं, जिन्हें पटरी पर लाने से रोजगार की बहाली में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से सर्विस सेक्टर में आईटी को छोड़ ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी व नागरिक उड्डयन को राहत पैकेज देने के लिए लगातार कवायद चल रही है और इन सेक्टर के नुमाइंदों से भी इस मामले में मशवरा किया गया है। मंत्रालयों के सूत्रों का कहना है कि सर्विस सेक्टर को दिए जाने वाले राहत पैकेज में टैक्स की छूट की गुंजाइश नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि टैक्स छूट से सरकार के राजस्व पर सीधा असर पड़ सकता है। सरकार उसके लिए अलग प्रकार के पैकेज की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट है एमएसएमई को विशेष कर्ज की अवधि 1 महीने बढ़ी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS के तहत एमएसएमई व अन्य पात्र इकाइयां अब 30 नवंबर तक लोन ले सकेंगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इस स्कीम में सरकार ने एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की थी, लेकिन 31 अक्टूबर को खत्म हो चुकी अवधि तक इतने कर्ज का बंटवारा नहीं हो सका, इसलिए इसे 1 महीने का विस्तार दिया गया है। इस लोन की पूरी गारंटी सरकार ले रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक गत 31 अक्टूबर तक ECLGS के तहत 2.03 लाख करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी दी गई है। इस दौरान जबकि सिर्फ 1.48 लाख करोड़ रुपए के 3 लोन का वितरण किया गया। इस हिसाब से अभी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी देने की गुंजाइश है। आरंभ में ECLGS के तहत सिर्फ MSME को लोन देने का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में कई सेक्टरों के प्रोफेशनल्स को भी इस स्कीम में शामिल करने की स्वीकृति दी गई। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब तक 60.67 लाख खाताधारक इस स्कीम का लाभ उठा चुके हैं। इस स्कीम के तहत गत 29 फरवरी को बकाए लोन का 20% तक ही नए लोन के रूप में लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने तोड़ा 13 वर्षों का रिकॉर्ड। कोरोना संकट के कारण धीमी हुई अर्थव्यवस्था ने कुलांचे भरना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में बढ़ोतरी और ऑटो बिक्री के बेहतरीन आंकड़ों के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रमाण पत्र दिया है। इस सेक्टर ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और लगातार तीसरे महीने तेजी आई है। सोमवार को IHS मार्केट इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स का आंकड़ा जारी किया। अक्टूबर में PMI 58.9 रही। 50 से कम PMI गतिविधियों के संकुचन और 50 से ज्यादा PMI विस्तार का संकेत देती है। बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी के दम पर अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियां 13 साल में सबसे तेज गति से बढ़ी हैं। सितंबर में PMI 56.8 रही थी। कोरोना के कारण लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते सभी आर्थिक गतिविधियों में ठहराव देखने को मिला था। लगातार 32 महीने तेजी की राह पर रहने के बाद अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग PMI 50 से नीचे चली गई थी। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है संरक्षणवाद पर लाभकारी स्वरूप। संरक्षणवाद का लाभकारी स्वरूप। यदि हम आयात कर बढ़ा दें तो ऐसे उद्यमियों के लिए विदेश में उत्पादन कर आयात फायदेमंद नहीं रहेगा और वे देश में ही निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुंझुनवाला द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि वंचित समूहों के शैक्षिक उत्थान की पहल। वंचितों के लिए समावेशी माहौल बनाने के लिए छात्रों एवं शिक्षकों को संवेदनशील बनना जरूरी है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्था प्रयागराज के निदेशक बद्री नारायण द्वारा। तीसरा आर्टिकल है पटाखों पर पाबंदी। एनजीटी ने जिस तरह से पटाखों पर पाबंदी लगाने के लिए बोला है उस पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, संरक्षणवाद का लाभकारी स्वरूप।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड संकट के समय गरीब कल्याण पैकेज को कारगर ढंग से लागू किया गया। इससे आम आदमी के खाते में सीधे रकम पहुंची। श्रम कानूनों में सुधार किए गए जिससे देश में उद्योग लगाना और आसान हुआ। कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। रेल से ढुलाई में 15% की वृद्धि हुई। देश में तमाम पर्सनल प्रोटेक्टिव किट और वेंटिलेटर बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं। विदेशी निवेश में इजाफा हुआ है। निसंदेह ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस वास्तविकता से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि इस दौरान कई नई चुनौतियां भी उत्पन्न हो गई। करीब 3 महीने पहले तमाम देशी विदेशी संस्थानों का आकलन था कि चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी वृद्धि में 5% की कमी आएगी, परंतु अब यह 10% के दायरे में पहुंचती दिख रही है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग घटाकर Baa3 कर दी है, जो निवेश के लिए उपयुक्त स्तर का न्यूनतम पायदान है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आकलन के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1,837 रहेगी, जबकि बांग्लादेश की $1,888। ये सभी स्थितियां यही दर्शाती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां मंडरा रही हैं। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के पहले हमने संरक्षणवाद ही अपना रखा था। तब विदेशों से माल का आयात नहीं हो सकता था, इसलिए घरेलू उद्यमियों के लिए माल महंगा बनाकर बेचना संभव था। इसी संरक्षण की आड़ में नौकरशाही द्वारा जो वसूली हो रही थी, उससे माल की लागत में जो वृद्धि होती थी वह भी बाजार में खप जाती थी। मेरे अनुमान में नौकरशाही की अड़ंगेबाजी न केवल जारी है बल्कि और बढ़ गई है। हालांकि इसमें 3 अन्य बिंदुओं पर अंतर आ गया है। इसका कारण संरक्षण हमें राहत दे सकता है। पहला अंतर यह है कि पूर्व में आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध था, यानी आप अधिक आयात कर अदा करके भी निर्यात माल का आयात नहीं कर सकते थे। वर्तमान में हम केवल आयात कर की मात्रा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध की बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा अंतर यह है कि पूर्व में हमारे उद्यमियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार और तकनीकी का ज्ञान कम था, क्योंकि वे अपनी सीमा के अंदर ही फल फूल रहे थे। वर्तमान में हमारे उद्यमी चीन से अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं और वहां माल बनाकर भारत में आयात कर रहे हैं। उनके पास आज उत्तम गुणवत्ता वाली तकनीक मौजूद है। इसलिए यदि वर्तमान में हम आयात कर बढ़ाकर संरक्षण की नीति अपनाते हैं तो भारत के बाजार में इन वस्तुओं का दाम बढ़ जाएगा। जैसे ट्यूबलाइट का दाम 500 रुपए से बढ़कर 700 रुपए हो जाएगा। इस संरक्षणवाद की दीवारों के पीछे नौकरशाही द्वारा वसूली भी बढ़ सकती है। तथापि बड़े उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा होने से वे अधिक मुनाफा नहीं कर सकेंगी। तब बड़े उद्यमी आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे और 6,000 रुपए के आधुनिकतम ट्यूबलाइट बनाएंगे। यदि हम आयात कर बढ़ा देंगे तो भारतीय उद्यमी के लिए चीन से माल का आयात उत्पादन करके भारत में आयात करना लाभप्रद नहीं रह जाएगा। ऐसे में उद्यमी भारत के उद्योग भी लगाएंगे। प्रधानमंत्री को संरक्षणवाद के प्लान बी को अपनाते हुए आयात कर बढ़ाना चाहिए, जिससे मेक इन इंडिया सफल हो, देश में उत्पादन बढ़े, रोजगार के अवसर सृजित हों और जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल है वंचित समूहों के शैक्षिक उत्थान की पहल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर काम शुरू कर दिया है। कई राज्य सरकारों एवं उच्च शिक्षा के संस्थानों ने इसके लिए समितियां भी बना दी हैं। कोरोना काल की चुनौतियों का सामना करते हुए शिक्षा मंत्रालय ने नीट एवं जेईई जैसी परीक्षाओं का संचालन किया और उसके परिणाम भी घोषित कर चुके हैं। परीक्षाओं को लेकर लोगों के मन में जो आशंकाएं थी उनका समाधान हो चुका है। नई शिक्षा नीति से वंचित समूहों के शैक्षणिक समाहन के लिए स्पेशल एजुकेशन जोन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ऐसे क्षेत्र जहां इन वंचित समूहों का भी संख्या ज़्यादा है उनका चयन किया जाएगा। इन विशिष्ट शैक्षिक जोन में अनेक नई और सहयोगी योजनाएं चलाकर ऐसे सामाजिक, आर्थिक और अन्य तरह के वंचितों के शैक्षिक समाहन का कार्य संपादित करने की रणनीति अपनाई गई है। नई शिक्षा नीति के अनेक लघु, सामाजिक एवं अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के वैकल्पिक स्कूलों को भी विशेष सहयोग देने का प्रावधान है। भारत में दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक वैकल्पिक स्कूल चलते हैं। ऐसे में सरकार ने ऐसे वैकल्पिक स्कूलों को विशेष अनुदान देने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही यह व्यवस्था भी की गई है कि शिक्षा क्षेत्र में वंचित समूहों के समावेशन के लिए उन्हीं समुदायों से शैक्षिक नेतृत्व एवं शिक्षकों का चयन कर उन्हें ऐसे समूहों में शिक्षा प्रसार के अभियान से जोड़ा जाए, जिससे 2 फायदे हो सकें। एक तो इन समूहों के लिए कुछ नौकरियां सृजित होंगी, दूसरे ऐसे शिक्षक अधिक संवेदनात्मक एवं भावनात्मक जुड़ाव के साथ अपने अपने समूहों में शिक्षा प्रसार के लिए एक एजेंसी के रूप में उभरेंगे।
नई शिक्षा नीति के जेंडर फेस को भी काफ़ी प्रभावित बनाया गया है, अर्थात इसमें छात्राओं एवं महिलाओं के समावेशन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। दलितों एवं पिछड़ों के शिक्षा में समाहन की बात करते हुए भी इन सामाजिक समूहों की छात्राओं एवं महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष योजना एवं अभियान चलाने की बात कही गई है। इस शिक्षा नीति में लैंगिक समावेश कोर्स बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। कोरोना ने हम सब एक एवं हमारे शिक्षा जगत के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी की हैं। इसमें हमारे विकास के लिए भी कठिन स्थितियां उत्पन्न की हैं। इन्हीं कठिन स्थितियों में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी होना है। अब देखने की बात यह है कि भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए की जा रही तैयारियां कब तक गुणात्मक परिणाम में बदल पाती हैं, और इस कोरोना काल के संकटों का सामना करते हुए हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को कैसे बेहतर कर पाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पटाखों पर प्रतिबंध। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय समेत दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से यह जो सवाल पूछा है कि क्यों ना 7 से 30 नवंबर तक पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया जाए, उस पर उन्हें सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। ऐसी किसी पहल को उत्सव वर्धिता को हतोत्साहित करने की कोशिश के बजाय प्रदूषण से बचने के उपाय के तौर पर देखा जाना चाहिए। यही सही है कि दिवाली पर पटाखे जलाने की परंपरा है और उनकी बिक्री पर पाबंदी से कुछ लोगों को शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन इनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पटाखे प्रदूषण बढ़ाने का काम करते हैं। बीते कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि दीपावली के दौरान पटाखों का इस्तेमाल वायुमंडल को और जहरीला बना देता है। आखिर जब अभी वायु प्रदूषण खतरनाक रूप ले चुका है, तब फिर इसकी कल्पना महज की जा सकती है कि पटाखों के इस्तेमाल के बाद कैसी करतूत बनेगी। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, शेन वॉटसन ने क्रिकेट को कहा अलविदा। सीएसके के आईपीएल के मौजूदा सत्र से बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है। वॉटसन ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पता चला है कि सीएसके के किंग्स 11 पंजाब पर जीत के साथ आईपीएल अभियान समाप्त करने के बाद उन्होंने टीम साथियों को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के बारे में बताया है। आईपीएल के इस सत्र में वॉटसन 11 मैचों में सिर्फ 299 रन ही बना सके। 39 वर्षीय वॉटसन उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने 2 टीमों के साथ आईपीएल खिताब जीता है। 2008 में आईपीएल के उद्घाटन सत्र में वह 472 रन बनाकर वह 17 विकेट लेकर राजस्थान रॉयल्स के स्टार साबित हुए थे। 2018 में फाइनल में उनके शतक के बदौलत सीएसके ने खिताब जीता था। वॉटसन ने 145 आईपीएल मैचों में 3874 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल रहे हैं। तो ये आज का यानी 3 नवंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।